Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Razir. In previous lecture, we have discussed the factor affecting upon enzyme activity. इसमें हमने डिस्कस किया था the effect of concentration, effect of temperature, as well as effect of pH. Now we will discuss about the factor affecting जो है उनमें से effect of cofactor, coenzyme, activator and inhibitors. तो in case of the coenzymes और cofactors, हमने पीछे टाइप्स ऑफ एंजाइम में पढ़ा था होलो एंजाइम्स. अब होलो एंजाइम में हमने ये भी पढ़ा था कि होलो एंजाइम के पास एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट. मेजर पार्ट होता है, इसे कहते हैं प्रोटीन पार्ट, और प्रोटीन पार्ट जो है that is called as एपो एंजाइम. क्या नाम देते हैं इसे हम? एपो एंजाइम का नाम देते हैं. और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है that is called प्रोस्थेटिक ग्रुप. और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप बेसिकली दो टाइप के होते हैं. अगर इनऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, फॉर एग्जाम्पल कॉपर एक्सेट्रा, तो ये कहलाएंगे, इसे हम नाम देते हैं कोफैक्टर. इट मींस किसी भी एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट अगर इनऑर्गेनिक है दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर, और विदाउट कोफैक्टर जो है कोई भी होलो एंजाइम रिक्वायर्ड कोफैक्टर के अलावा एक्टिवेट हो ही नहीं सकता. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वन टाइप है दैट इज द ऑर्गेनिक. अगर ऑर्गेनिक है नॉन प्रोटीन पार्ट, जैसा कि एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम देखें तो NAD, NADPH, FAD एंड विटामिन्स, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? कोएंजाइम्स. और क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड एज कोएंजाइम्स. और कोई भी होलो एंजाइम अगर उसका प्रॉपर कोएंजाइम उसके पास नहीं होगा तो तब भी इफेक्ट होता है. तो याद रखिएगा होलो एंजाइम के लिए जिसे हम एक और नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड एंजाइम. क्या नाम देंगे? कॉन्जुगेटेड एंजाइम. जब कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम अगर तो उसकी नेचर है कि उसका नॉन प्रोटीन पार्ट इनऑर्गेनिक होना चाहिए, कोफैक्टर होना चाहिए, तो विदाउट कोफैक्टर काम नहीं करेगा. अगर उसी एंजाइम की नेचर किसी नेचर है ऑर्गेनिक नेचर एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो अगर उसको उसका ऑर्गेनिक पार्ट नहीं मिलेगा तो एंजाइम एक्टिव नहीं करेगा, एक्टिवेशन नहीं करेगा, एक्टिवेट नहीं होगा. तो याद रखिएगा होलो एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर और कोएंजाइम्स का होना लाजमी होता है फॉर देयर एक्टिवेशन, फॉर प्रॉपर वर्किंग. देन हमारे पास जब हम बात करते हैं एज अ जनरली एक्टिवेटर्स की, तो बेटा एक्टिवेटर्स ऐसे सब्सटेंस जो इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स. वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं? इंक्रीज एक्टिविटीज किसकी? ऑफ एंजाइम्स, उन्हें कहते हैं एक्टिवेटर्स. जिसमें हमारे पास एग्जांपल है मैग्नीशियम एज वेल एज जिंक और बहुत सारे. तो याद रखिएगा मैग्नीशियम इज एक्टिवेटर फॉर
फास्फोटेज एंजाइम, फास्फोटेज। और जिंक जो है इट इज एक्टिवेटर फॉर व्हाट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज। ये आपने याद रखना है कि जिंक कौन से एंजाइम के लिए एक्टिवेटर है, इंडिडेस के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिंक कौन से एंजाइम का एक्टिवेटर है, और जो मैग्नीशियम है वो कौन से एंजाइम का एक्टिवेटर है, ये आपका पॉइंट लाजमी है। और एक्टिवेटर वो सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ व्हाट, द enzymes. Such type of materials are called activator and they are mostly metals. क्या होते हैं, मोस्टली मेटल्स होते हैं और इनऑर्गेनिक नेचर होते हैं। क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड मेटल्स। ओके, और ये एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे। जिस तरह आपने एक्टिवेटर की एग्जांपल दी, ये एग्जांपल आपकी बुक में भी लिखी हुई है, ये आपने याद रखनी है कि जिंक फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड मैग्नीशियम फॉर फास्फोटेज। इसी तरह अब अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ इनहैबिटर्स की, तो याद रखिएगा जो इनहैबिटर्स होते हैं, इनहैबिट कहते हैं डिक्रीज करना, रोक देना। इनहैबिटर्स, व्हाट कॉल्ड एज इनहैबिटर्स। तो हम क्या लिखेंगे, सब्सटेंस which decrease the activities of enzymes. ओके, उन्हें क्या नाम दिया जाएगा, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या नाम देते हैं, इनहैबिटर्स। अब एक्टिवेटर्स क्या कर रहे थे, एंजाइम एक्टिविटीज को बढ़ा रहे थे, तो इसी के रिवर्सल में जो है वो एक्टिवेटर्स, इनहैबिटर्स वो सब्सटेंस जो एक्टिविटीज को डिक्रीज कर रहे हैं, ये भी आप याद रखेंगे। देन इन केस ऑफ द एक्टिवेटर इनहैबिटर्स, इनहैबिटर्स की दो टाइप होती हैं, एक होते हैं कॉम्पिटेटिव और दूसरा नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव इनहैबिटर्स और दूसरा हमारे पास नॉन कॉम्पिटेटिव इनहैबिटर्स। बेटा कॉम्पिटेटिव इनहैबिटर्स की निशानी ये है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंजाइम, ये क्या करते हैं, ब्लॉक द एक्टिव साइट, ब्लॉक द एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लिविंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनमें सबस्ट्रेट भी मौजूद है और इनहैबिटर मटेरियल भी मौजूद है। इट इज मे बी क्वाइट सिमिलर टू the actual substance or substrate जिस पर एंजाइम वर्क करेगा। लेकिन क्या करते हैं कि जो इनहैबिटर्स हैं ये जाके एक्टिव साइट पे अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाती है और ये सबस्ट्रेट इंटर नहीं होगा, कैटलिटिक एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होगी। तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ एंजाइम, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर वो जो कि डायरेक्टली एक्टिव साइट को ब्लॉक कर रहे हैं। किसे ब्लॉक कर रहे हैं बेटा, एक्टिव साइट को ब्लॉक करने वाले जो हैं इन्हें हम नाम देते हैं एक्टिवेटर्स, और इन्हें कहा जाता है कॉम्पिटेटिव, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉम्पीट करते हैं विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स और ये ब्लॉक कर देते हैं किसको, एक्टिव साइट को, जिसकी वजह से देयर विल बी नो एंट्री ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड देयर विल बी नो increase in the acceleration or increase in the rate of reaction. Okay, then in case of the non-competitive inhibitors, अब याद रखिएगा ये inhibitors जो है वो कोई ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है
कोई इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो याद रखिएगा ये इफेक्ट जो है, द इफेक्ट कैन बी रिड्यूस or we can say that overcome by increasing concentration of what? Substrate। अगर हम इनहिबिटर के मुकाबले में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो किसी हद तक इस इफेक्ट को, इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। अब बेटा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं, कॉम्पिटिटिव तो कौन से थे, जिन्होंने एक्टिव साइट को ब्लॉक किया है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आइदर ऑर्गेनिक्स और इनऑर्गेनिक्स, मे बी सेम एज ऑर्गेनिक्स और इनऑर्गेनिक्स, ये ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक, ये क्या करते हैं, rather than एक्टिव साइट। अब ये एक्टिव साइट पे काम नहीं करेंगे, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, दिस इज सबस्ट्रेट, और ये हमारे पास इनहिबिटर्स, ये क्या करते हैं, rather than एक्टिव साइट, यहां पे आके एंजाइम के अटैच हो गए और इस साइट को हम नाम देते हैं एलास्टेरिक साइट। अब एलास्टेरिक साइट पर आकर क्या हो गया, सबस्ट्रेट इनहिबिटर्स आके लग गए, इसके लगने से क्या होगा, द एक्टिव साइट विल बी इफेक्टेड। एक्टिव साइट क्या होगी, एक्टिव साइट आल्सो अफेक्टेड, इफेक्टेड। जब एक्टिव साइट अफेक्टेड होगी, श्योर शॉर्ट सी बात है, एंजाइम्स वर्किंग और एक्टिविटीज भी इफेक्ट हो जाती हैं। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दीज आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसी तरह जब हम बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की, तो याद रखिएगा फीडबैक मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस, दैट इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस ऑफ द सिस्टम। लेकिन यहां पर जो बात करते हैं फीडबैक इनहिबिशन की, तो याद रखिएगा फीडबैक इनहिबिशन में इनहिबिशन इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होती है इस इनहिबिशन में, इस चेक एंड बैलेंस में, फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास एक सब्सटेंस है और या अमीनो एसिड है, इसे हम नाम दे रहे हैं थ्यूरिनाइन। अब by passing through the different stages, different chain reaction, it will be changed into the isoleucine। अब इसमें क्या कि जब एंजाइम A है, एंजाइम A, तो सबस्ट्रेट विल बी चेंज इनटू, अब ये हमारे पास क्या था, जो इनिशिएट करने वाला सब्सटेंस था रिएक्शन को, एंजाइम ए मिला तो सबस्ट्रेट ए बना। इस तरह एंजाइम बी मिलेगा, सबस्ट्रेट बी बन जाएगा, एंजाइम सी मिलेगा, सबस्ट्रेट सी बन जाएगा, एंजाइम डी मिलेगा तो सबस्ट्रेट डी बन जाएगा, एंजाइम ई बनेगा तो सबस्ट्रेट ई मिल जाएगा। इस तरह नेक्स्ट एंजाइम होगा एंजाइम एफ, तो बनेगा आइसोल्यूसिन। तो याद रखिएगा ये चेन रिएक्शन है। और कभी कभार क्या होता है, प्रोडक्ट के ज्यादा बजाने से जब क्या हो जाती है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सब्सटेंस ज्यादा हो जाती है, तो इसी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं आगे चल के, जब हाई कंसंट्रेशन होने की सूरत में यहां पर जो एंजाइम काम कर रहा था इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं,
जिसकी वजह से जब एंजाइम ए काम नहीं करेगा, प्रोडक्ट ए नहीं बनेगी, तो देन बी, सी, डी और ई का तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, मीन्स पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ऐसा इनहिबिशन जिसमें फाइनल एंड प्रोडक्ट जो बन रही है, इसी के मॉलिक्यूल्स आके चेन रिएक्शन में जो वर्किंग एंजाइम है किसी भी स्टेप के अंदर आके उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर रहे हैं पर्टिकुलर एंजाइम की, जिसकी वजह से वो स्टेप आगे प्रोसीड नहीं होंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगी। इसे फीडबैक इनहिबिशन का नाम देते हैं। इसी तरह इनहिबिशन में हमने पढ़ा कि इनहिबिटर्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिस तरह डीडीटी है, एज वेल एज पैराथियन है, एज वेल एज मैलाथियन है, और डिफरेंट पेस्टिसाइड्स हैं। आपकी बुक के अंदर जो बॉक्स बना है उसमें लिखा हुआ है। तो ये सारे जो टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस हैं ये एज अ इनहिबिटर का काम करते हैं। स्पेशली डीडीटी जो है ये नर्वस सिस्टम के अंदर आपके जो बन रहे होते हैं, साइनेप्स बन रहे होते हैं, और जो एंजाइम्स हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कंडक्शन जो है या ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स जो होती है वो रुकना शुरू हो जाती है या रुक जाती है। इसमें पर्सन जो है मे बी गो थ्रू द अनकॉन्शियसनेस, और वी कैन से दैट न्यूरोटॉक्सिसिटी में भी जा सकता है। तो याद रखिएगा ये तो हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन था। इट मींस प्रोडक्ट जो है वो क्या कर रही है, रिटार्डिंग इफेक्ट दे रही है, रिवर्सल इफेक्ट दे रही है, और वो स्टेप ए में इन्वॉल्व होने वाले, जो फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होने वाला एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर रही है। इस इनहिबिशन को फीडबैक इनहिबिशन का नाम देते हैं, और इसी चेक एंड बैलेंस को फीडबैक कहा जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट वन, द इफेक्ट ऑफ वाटर। बेटा याद रखिएगा जब हम इफेक्ट ऑफ वाटर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, बेस्ट मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, जो हम चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं। बेस्ट मीडियम का काम कर रहा है। और याद रखिएगा कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो कहां परफॉर्म होते हैं, इन दी एक्वियस सॉल्यूशन। कहां पर, एक्वियस सॉल्यूशन में काम कर रहे होते हैं। तो इस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने का काम किसका है, वाटर का। और याद रखिएगा जब किसी भी सिस्टम में जो प्रॉपर वाटर की जो नीड है, जब तक उसके अंदर वाटर लिमिटेशन, जो वाटर की नीड है, अगर वो वाटर की नीड पूरी नहीं होगी, जो रिक्वायरमेंट है वाटर की, तो याद रखिएगा एंजाइम जो है वो तब तक एक्टिव नहीं हो पाते। जिसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास दी गई है सीड जर्मिनेशन। इन केस ऑफ योर बुक सीड जर्मिनेशन की जब हम बात करें तो आपने देखा होगा हमारे जो घरों में पड़े हुए सीड्स या बैग्स में पड़े हुए सीड्स या स्टोर रूम में पड़े हुए सीड्स जो होते हैं, दे आर डोरमेंट सीड्स। और फॉर एग्जांपल ये एक सीड है जिसे हम कहते हैं डोरमेंट सीड का नाम दे रहे हैं। अब ये जो डोरमेंट सीड है, याद रखिएगा इसके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो होता है 10 to 15% वाटर कंटेंट होता है। लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट 70 to 80% ऑफ द लिविंग सिस्टम इतना वाटर होना लाजमी है। जैसे ही हम वाटर प्रोवाइड करेंगे तो वाटर के प्रोवाइड करने से क्या होता है कि एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। जब एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे तो ये जो डोरमेंसी है ये ब्रेक हो जाएगी, एंजाइम एक्टिवेशन में आएंगे एंड सीड बिकम चेंज इनटू सीडलिंग। किसमें चेंज हो जाएगा, सीडलिंग में चेंज हो जाएगा। सीडलिंग जिसे हम कहते हैं यंग प्लांट। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं, जर्मिनेशन। क्या नाम दे रहे हैं, सीड जर्मिनेशन का नाम देंगे। ऐसा अमल जिसमें जो है वो व्हाट, ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड अपनी डोरमेंसी को छोड़ता है बाय द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और सीडलिंग में चेंज होता है। इस प्रोसेस को सीड जर्मिनेशन का नाम देते हैं। और डोरमेंट सीड उस वक्त तक जर्मिनेट नहीं होगा जब तक उसका वाटर कंटेंट जो है वो पूरा ना हो, और जब तक वाटर कंटेंट या वाटर मीडियम नहीं मिलेगा, एंजाइम एक्टिवेशन में नहीं आएंगे, सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस हो नहीं सकता। तो इसलिए याद रखिएगा किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर
जो है वो एंजाइम के काम करने के लिए या एंजाइम्स वर्किंग के लिए एक ऑप्टिमम लिमिट ऑफ वाटर या ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होना लाजमी है, अदरवाइज एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे और कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। तो जब किसी लिविंग सिस्टम के अंदर वाटर कम होता जाएगा तो एंजाइम्स की एक्टिविटीज भी इफेक्ट होती हैं, एंजाइम की एक्टिवेशन जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, एंजाइम नॉन फंक्शनल होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा घरों में हमारे पास सीड्स वगैरह पड़े होते हैं, पल्सेस वगैरह के या अदर सीड्स पड़े होते हैं जार वगैरह में, जब तक वो ड्राइड होते हैं आपने देखा जर्मिनेशन नहीं होती। या फिर आप कभी सीड को भिगोएं, और स्पेशली चने का सीड जो अक्सर घरों में इस्तेमाल होता है, एज हम चाट के लिए इस्तेमाल करते हैं और अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब आप भिगोते हैं उसे तो फौरन क्या होता है कि ये फूलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये हाइड्रोफिलिक नेचर होते हैं और ये इम्बाइबेशन में जाएंगे, जैसे ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे इम्बाइबेशन में जाएंगे, वाटर कंटेंट ऑप्टिमम लिमिट में आएगा, एंजाइम एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे और सीड बिकम चेंज इनटू सीडलिंग। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ वाटर। याद रखिएगा वाटर इज मोस्ट एसेंशियल फैक्टर जो कि एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए लाजमी है, चाहे वो एंजाइम किसी भी किस्म का हो, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन लिविंग सिस्टम में हो रहा हो तो उसके मीडियम का सुटेबलाइज होना लाजमी है। देन इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। तो बेटा रेडिएशन आपने सुना होगा डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन होती हैं, जिनमें अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज या अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब जब किसी भी एंजाइम पर, किसी भी लिविंग सिस्टम में, जब किसी भी एंजाइम पर क्या होगा कि रेडिएशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेडिएशन पड़ती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं इनके जो अमाइड बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे और एंजाइम अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगा, यानी डीनेचरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डीनेचरिंग ऑफ एंजाइम। जब एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, श्योर शॉर्ट सी बात है लिविंग सिस्टम में काम नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट एक्सपोजर वो गामा रेजिस या एक्स रेजिस। अक्सर आप कभी हॉस्पिटल में गए हो तो आपने देखा होगा कि आपको मना किया जाता है कि आप एक्सरे रूम में नहीं जाएंगे, अल्ट्रासाउंड मशीन वाले रूम में नहीं जाएंगे या एमआरआई रूम में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऐसी रेडिएशन होती हैं जो आपकी बॉडी में से पेनिट्रेट कर सकती हैं और आपके सेल्स को अफेक्ट कर सकती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, ताकि फिर एक लॉन्ग लाइफ के बाद या एक बड़े अरसे के बाद वो आपके सेल्स के ऊपर, आपके बॉडी के टिश्यू के ऊपर असर इफेक्ट दिखाती हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ एनी एंजाइम एब्नॉर्मलिटी और वी कैन से दैट इन द फॉर्म ऑफ कैंसर। क्योंकि गामा रेज ये एक ऐसी रेडियोएक्टिव रेडिएशन है जो कि हाईली पेनिट्रेटिंग पावर के साथ होती है, क्योंकि ये ह्यूमन फ्लैश में से पास हो जाएगी, इस कंक्रीट वॉल में से पास हो सकती है, ये एयर में ट्रेवल करती है हंड्रेड्स ऑफ मीटर, इसलिए जब किसी भी लिविंग सिस्टम पर पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सेल एक लिविंग सिस्टम है और इसके ऊपर, इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम काम कर रहे हैं, ये सारे आपको एंजाइम दिखाए जा रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम वर्क कर रहे हैं जिनकी नेचर स्पेसिफिक है। इस तरह न्यूक्लियस में बहुत सारे एंजाइम काम कर रहे हैं। तो जब किसी भी सेल को एक्सपोजर दिया जाए या वो किसी भी रीजन के तहत एक्सपोज टू द रेडिएशन, आइदर गामा रेज आइदर एक्स रेज, तो इसी रेडिएशन की वजह से क्या होता है कि ये एंजाइम अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, एंजाइम अपने नेचर को खो बैठते हैं। क्यों खो बैठते हैं? क्योंकि जो यहाँ पर बॉन्ड्स हैं इन बिटवीन दी अमीनो एसिड्स ऑफ द एंजाइम्स, दे बिकम ब्रेक्स अप एंड एंजाइम बिकम डीनेचरिंग और वी कैन से दैट डिस्ट्रॉयड। जब एंजाइम डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे तो श्योर शॉर्ट सी बात है बायोकेमिकल एक्टिविटी सीवियरली अफेक्ट होंगी, तो प्रोटोप्लाज्म का मेंटेन रहना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी भी लिविंग सिस्टम को, किसी भी सेल को एक्सपोज करते हो बाय रेडिएशन, तो दैट मे बी उसके जीन भी इफेक्टेड होंगे, उसके एंजाइम भी इफेक्टेड होंगे, जिसकी वजह से जो है आपकी बॉडी का कोई भी टिश्यू या सेल या कोई भी ऑर्गन मे बी गो थ्रू दी कैंसर, मे बी गो थ्रू दी एनी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, मे बी गो थ्रू दी एनी बायोकेमिकल चेंजेस
और अगर एंजाइम मुकम्मल डीनेचरिंग हो गए तो आपका लिविंग सिस्टम, आपका प्रोटोप्लाज्म हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इसलिए रेडिएशन जो है ये भी एक बड़ा इफेक्ट काज करती हैं। सिंपली आपको बता दिया जाए कि रेडिएशन एक्सपोजर से क्या होता है कि एंजाइम के जो बॉन्ड्स होते हैं दे बिकम बाय इंपोर्टिंग एनर्जी, बाय एनर्जी को रिसीव करते हुए यहाँ से जो है वो बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसके अपने अमीनो एसिड ब्रेक हो जाएंगे और सेल जो है वो वर्किंग नहीं करेगा, एंजाइम वर्किंग नहीं करेगा, डीनेचर हो जाएगा। तो ये तो था हमारे पास हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि कंप्लीट हो गया, जिसके कुछ फैक्टर हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, कुछ फैक्टर हमने अभी पढ़े हैं। अभी कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग योर एंट्री टेस्ट। फ्रॉम द given types of activators, which of them is responsible for the activation of carbonic anhydrase enzyme, carbonic anhydrase enzyme। ओके, अब कह रहा है कि गिवन ऑप्शन में से वो कौन सा एक्टिवेटर है जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एक्टिवेशन के लिए लाजमी है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी द जिंक, ऑप्शन डी कॉपर। सो हम पीछे पढ़ चुके हैं। The zinc is responsible for the activation of carbonic anhydrase. Same as the next one question, that is the site other than active site, other than active site where non-competitive inhibitor, competitive inhibitor binds with enzyme that site may be option A active site, option B the allosteric site, option C the non-activative site, non-activative site, D none of these। सो याद रखिएगा हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जहां जाके अटैच होकर एंजाइम के अंदर वेरिएशन लेकर आ रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएशन लेके आ रहे हैं, उसकी एक्टिव साइट पर एक्टिवेशन लेके आ रहे हैं, इट मींस इनहिबिट कर रहे हैं, उस साइट को हम नाम देते हैं एलोस्टेरिक साइट। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द all are coenzymes
act as coenzymes option A the NAD, option B vitamins, option C FAD, option D the जिंक। तो याद रखिएगा एंजाइम हमेशा ऑर्गेनिक होते हैं और कोएंजाइम हमेशा ऑर्गेनिक नेचर होते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। तो यहां पर हमने एल्स की बात की है। ऑप्शन ए NAD आल्सो एक्ट एज कोएंजाइम, बी विटामिन आल्सो एक्ट एज कोएंजाइम, FAD ऑप्शन सी में आल्सो एक्ट एज कोएंजाइम। सो ऑप्शन डी वुड बी द else one, means it is inorganic nature, तो ऑप्शन होगा डी। इसी तरह हमारे पास अगर हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा दैट इज द नेक्स्ट वन। In case of the enzymes activities affected by option A pH, option B temperature, option C water concentration, option D radiations, option E all of these। तो बेटा हम पीछे इसका आंसर भी पढ़ चुके हैं कि एंजाइम की एक्टिविटीज जो होती हैं दैट इज अफेक्टेड बाय pH आल्सो, टेम्परेचर आल्सो, वाटर कंसंट्रेशन आल्सो, रेडिएशन आल्सो। सो आंसर शुड बी ई। तो ये कुछ MCQs थे। इसी तरह के रिलेटेड MCQs आपके इस चैप्टर में से निकलते हैं जो आपको प्रैक्टिस शीट्स में भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो this is whole about the chapter enzyme. In the next lecture inshallah we will discuss chapter 4 the cell. Thanks.